खास मेहमान श्री प्रशांत सिंह जी का, जो इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के भी एक्सपर्ट हैं, और खासतौर पर एशिया के जो देश हैं उन पर उनकी बड़ी पैनी नजर रहती है। पड़ोसी हमारे मुल्क, चाहे पाकिस्तान हो या गल्फ कंट्रीज हो या बाकी जगह, पाकिस्तान पर इनकी खास पैनी नजर रहती है। जाने का मौका भी मिला है, करीब से देखने का मौका मिला है, और क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान से एक ऐसा देश है जिस पर भारत की और भारत को चाहने वालों की, राष्ट्रभक्त किस्म के जो लोग होते हैं उनकी खास तौर पर नजर रहती है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। और अभी सर, आज आप कई दिनों के बाद हमारे कार्यक्रम में आए हैं, मैं आपसे पाकिस्तान के बारे में खासतौर पर बात करना चाह रहा था। और बात वो ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी जिसका मेजबान पाकिस्तान था, और पाकिस्तान की टीम ने, जैसी उम्मीद थी, बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। पहले ही राउंड में पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई। लेकिन हमने एक चीज को देखा कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट लवर्स थे, फैंस थे, उनका एटीट्यूड, जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान का जो बोर्ड है पीसीबी, उससे बड़ा अलग नजर आया। पाकिस्तान का जो आम आवाम था या कई पुराने खिलाड़ी भी थे, वो हिंदुस्तान का सपोर्ट कर रहे थे, भारतीय टीम का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पीसीबी को हमने देखा, मेजबान होने के बावजूद वो बिल्कुल शिकायती मोड में ही था। जब आईसीसी ट्रॉफी दी गई तो आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह साहब, उन्होंने वो ट्रॉफी हिंदुस्तान के कप्तान, भारत के कप्तान रोहित शर्मा को दी। और बाद में मीडिया में लगातार एक ही खबर आती रही कि पीसीबी के लोग शिकायत करते रहे कि साहब हमें स्टेज पे आने नहीं दिया गया। तो वो मैं देखता हूं कि हर जगह, हर पहलू में वो खेल का पहलू था जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। आज मैं क्योंकि बात कर रहा हूं आपसे, आमंत्रित किया है आपको दूसरे पहलू पर बात करने के लिए, क्योंकि जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई उसके 3 दिन बाद यानी 11 मार्च को ही एक बड़ी खबर आ गई। भारत तो उस समय होली के रंग में झूम रहा था, और वो बात थी ऐसी जिसको सुनकर हर आदमी को दुख हुआ, क्योंकि एक ट्रेन जो थी उसको हाईजैक कर लिया गया। और ऐसा बहुत कम होता है कि एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाए जिसमें 400 से ज्यादा पैसेंजर सवार हो। और वो किया बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसने सीधे ऐलान कर दिया कि हमने उसको बंधक बनाया है। और उसके बाद पाकिस्तान एक तरीके से घुटनों पर आ गया। और जिस इलाके में वो हाईजैक वाला केस हुआ था, और सारे लोग भारत में जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मीडिया में दिखाई गई खबर, दूसरे दिन तक पाकिस्तान को एक दिन से ज्यादा का वक्त लग गया जब उन्होंने उस ट्रेन को आजाद कराया। कई उनके सैनिक मारे भी गए, कुछ बंधकों की भी जान गई। लड़ाके पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने सब मार दिया है, लेकिन बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसने कहा कि नहीं, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, इनके जो क्लेम है वो गलत है, इनको बहुत बड़े पैमाने पर लॉस हुआ है। तो सर, ये कहानी सबके सामने है। मैं बस इसमें एक छोटी सी बात जोड़ देना चाहता हूं, जो लोग नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान में कुल मिलाकर 4 प्रांत हैं, 4 राज्य हैं, जिसमें बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है। और उस जो पूरा पाकिस्तान का इलाका है, भौगोलिक इलाका, क्षेत्रफल उसका 44% इलाका केवल बलूचिस्तान का है। लेकिन वहां जो आबादी है पाकिस्तान की लगभग 22-23 करोड़ के करीब है, और वहां आबादी केवल 1.5 करोड़ की आबादी रहती है। लेकिन वो मिनरल के लिहाज से, प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से बहुत ही रिच इलाका बलूचिस्तान माना जाता है। और ये बलोच लोग आज से नहीं, 47-48 से, साल 1947-48 से पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, एक तरीके से बगावत के मोड में है। क्योंकि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 अलग मुल्क मिले थे, दोनों को आजादी मिली थी, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। 222-23 दिन वो एक आजाद मुल्क की तरह रहा। बाद में पाकिस्तान ने जबरन उसको अपने साथ मिला लिया। और बलूच जो लोग हैं, बलोच आबादी जो है, कुछ ईरान में भी रहती है, कुछ अफगानिस्तान में भी रहती है, उनके दिल में एक बड़ा दर्द हुआ, और वो दर्द आज तक है। और ये 2005-6 के बाद से एक तरीके से पूरा विद्रोह चल रहा है, बगावत चल रही है। तो सर, हम आपसे ही समझना चाहते हैं कि ये मामला क्या संसाधनों की लूट का मामला है, पाकिस्तान के जुल्म का है, और क्योंकि चाइना का भी अब वहां दखल है, वो चाइना ग्वादर पोर्ट बना रहा है वहां पर, और चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है, और वहां सोने, तांबे, गैस, तेल का भंडार है जिस पर चीन की पूरी तरीके से नजर है। तो ये चाइना जो लूट कर रहा है उससे नाराजगी है। ये मामला दरअसल है क्या? देखिए, इसको मुख्य रूप से ये तो है कि जरूर चाइना का लूट और खसोट, और चाइना तो जहां भी दांव लगता है वहां लूटने का काम करता है, चाइना की तो आदत है।
तो ये चीज है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा और चीज हम समझ लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान को तो आपने बताया कि वहां 4 प्रांत हैं। वहां पंजाब है, पॉपुलेशन के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, पॉपुलेशन जनसंख्या आबादी के लिहाज से पंजाब वहां का सबसे बड़ा स्टेट है। लगभग 50% या उससे थोड़ा सा कम बेसी पंजाब का आबादी है, पंजाबी मुसलमानों की आबादी है। उसके बाद आबादी के लिहाज से दूसरा स्टेट है सिंध, तीसरा है खैबर पख्तूनख्वा, जिसको केपीके कहते हैं। अंग्रेजों ने पहले उसका नाम दिया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट, NWFP। तो उसका राजधानी पेशावर है। और चौथा स्टेट है बलूचिस्तान, जिसका राजधानी क्वेटा है। तो पॉपुलेशन के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे छोटा स्टेट है, लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। ये एक चीज। दूसरी चीज कि जैसा कि मैंने बताया कि पंजाब जो है, पंजाबी मुस्लिम वहां आधी आबादी है लगभग पाकिस्तान की, लेकिन उनका जो दबदबा है, आर्मी में 80% से ज्यादा है, सेंट्रल सर्विसेज में 80% से ज्यादा है, दूसरे हर एक प्रांत में पंजाब के अलावा भी अन्य प्रांतों में भी उनका काफी दबदबा है, बिजनेस में दबदबा है। और स्वभाव से भी वो मानते हैं कि पंजाबी मुसलमान का मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब पंजाबी मुसलमान। यानी कहने का मतलब कि सिंधी पॉपुलेशन, पश्तो जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, पश्तो पॉपुलेशन, बलोच पॉपुलेशन, और जो भारत से गए हैं वहां मुहाजिर कम्युनिटी, वो भी एक अच्छी खासी संख्या में है। वो ये चारों कम्युनिटी को वो लोग दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में वहां ट्रीट करते हैं। तो उनके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में। तो एक खुंदक यहां भी है, और इस खुंदक को लेकर सारे ही प्रांतों में, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, इनके खिलाफ, खास करके आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उनके मन में असंतोष रहता है हमेशा से। अब आते हैं कि बलूचिस्तान, बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन साथ साथ वहां सबसे ज्यादा मिनरल्स है पाकिस्तान का। और वहां गैस का इतना बड़ा भंडार है कि वहां के गैस से कराची और लाहौर में और इस्लामाबाद में पाइपलाइन से गैस की सप्लाई दी जाती है, और सारे लोगों के घरों की चूल्हा जलती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन खुद बलूचिस्तान के लोगों को गैस मैसर नहीं होता है। एक असंतोष ये भी है। दूसरी कि सोना और खनिज तांबा का इतना बड़ा भंडार है, कहा जाता है कि $2 ट्रिलियन से अधिक का कीमत का सोना और तांबा है बलूचिस्तान में। अकेले सोना 54 मिलियन टन के आसपास है। और इसके अलावा जहां भी, जिस कंट्री में सोना ये तांबा दिख जाए, वहां चीन की गिद्ध नजर जरूर जाती है, क्योंकि चीन अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। तो चिप्स बनाने हो या जितने भी इक्विपमेंट्स बनाने हो, टेक्नोलॉजी के मामला में निश्चित रूप से विश्व में दबदबा है चीन का, और उसको हर चीज में तांबा की बहुत जरूरत होती है। और इसीलिए उसका बलूचिस्तान पर काफी पैनी नजर रहती है, गिद्ध नजर रहती है। इसीलिए चीन को BRI, जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो है, उसके तहत चीन वहां पहुंचा। और बलूचिस्तान का जो एक ग्वादर पोर्ट है, क्योंकि बलूचिस्तान को आप भौगोलिक रूप से समझिए कि एक तरफ उसका सीमा ईरान से मिलता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान के अंदर उसका सीमा पंजाब से लगती है, और पंजाब पाकिस्तान से बाहर वो अरब सागर से लगती है। तो अरब सागर में उसका ग्वादर पोर्ट जो है चीन ने डेवलप किया है, और पूरे ग्वादर पोर्ट को चीन ने लगभग अपने कब्जा में रखा है। और ग्वादर सी पोर्ट से, समुद्री बंदरगाह से, अपने सिंचियांग प्रांत को जोड़ रखा है चीन, और वहां के संसाधनों का दोहन करके चीन ले जाता है। इतना ही नहीं, ग्वादर पोर्ट को चीन ने तार से तारबंदी किया है, जिसके विरोध में बलोच लोगों ने काफी आंदोलन किया, काफी भड़के हुए हैं, और इनको नगवार गुजर रहा है कि वो अपने ही देश में बेगाने हो रहे हैं, और दूसरे लोग आकर उनके देश की चीजों को तारबंदी करके उनकी पहुंच से बाहर कर रहे हैं।
ये चीज है। इसके अलावा एयरपोर्ट और सड़कों का चौड़ीकरण काम कर रहा है चीन वहां काफी तेजी से, ताकि वहां के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन किया जा सके। तो ये सारी बातें हैं जो चीन से रिलेटेड हैं और चीन का वहां दोहन से परेशान है। इसके बाद अब आते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत गरीबी के मामला में बलूचिस्तान सबसे नंबर 1 अव्वल पर है, जबकि सबसे ज्यादा मिनरल्स खनिज संपदा बलूचिस्तान में है। आबादी भी कम है, तो उनका सबसे ज्यादा विकास होना चाहिए था, लेकिन वहां सबसे कम विकास तो है ही नहीं, वहां सबसे ज्यादा लूट है। अब आते हैं कि वहां की जो आर्मी है पाकिस्तान की, बलूचिस्तान में वही काम कर रही है जो काम उसने बांग्लादेश में किया। और ये आज की बात नहीं है। आपने बताया कि 227 दिन बलूचिस्तान आजाद रहा था 1947 से लेके मार्च 1948 तक। तो उसके बाद उसको कब्जा पाकिस्तान ने कर लिया। तो उसके बाद से ही बलोच लोगों के मन में जो असंतोष की भावना उठी है, तब से ये असंतोष लगातार बढ़ते रहा है। और आज के डेट में बहुत सारे संगठन वहां सक्रिय हैं जो बलूचिस्तान को एक आजाद मुल्क बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है बलोच BLA, और दूसरी है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF। एक 2006 में बलोच लोगों का एक बहुत बड़ा लीडर नवाब भुक्ती साहब का मर्डर किया गया और पाकिस्तानी आर्मी ने किया। और वो क्यों किया? क्योंकि एक पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन ने एक लेडी डॉक्टर का रेप किया था बलूचिस्तान में, और उस कैप्टन को जनरल मुशर्रफ जो उस टाइम वहां का तानाशाह था पाकिस्तान का, उसने उस कैप्टन को बचा लिया, कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होने दिया। उसके बाद नवाब भुक्ती ने इस चीज को काफी जोर शोर से उठाया और इसके खिलाफ काफी तेज हो गया वहां असंतोष। तो उनका मर्डर कर दिया, और इतना ही नहीं, बम्बार्डिंग किया गया पाकिस्तानी सेना के द्वारा उनके गांव पर और उनके अन्य क्षेत्रों पर, जिसमें उनकी मौत हो गई और बहुत सारे बलोच लोग मारे गए। तो आज के डेट में भी बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के द्वारा वही किया जा रहा है जो कभी बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना करती थी। महिलाओं का मास लेवल पर रेप, मास लेवल पर इनोसेंट पीपुल का मर्डर, जिसमें बच्चे और महिलाओं तक शामिल हैं, और उनकी संपदा की लूट पाट। वहां आर्मी वाले घरों की संपत्ति तक लूट कर ले जाते हैं, यहां तक की चीजें होती हैं बलूचिस्तान में। और यही कारण है कि ये असंतोष दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, और बलूचिस्तान के तमाम नेता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगने लगे हैं कि लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और उनके मानवाधिकार और उनकी आजादी का हक दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत को, मतलब स्तर पर लोगों को आना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालांकि मांग करने से क्या होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से यूक्रेन का मामला चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है उसका नजर और नजरिया क्या है। लेकिन जैसा आपने बताया कि 590 करोड़ टन खारिज होने का अनुमान है, उस इलाके के अंदर 40 करोड़ टन सोना छुपा हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत जो बताई जा रही है 175 लाख करोड़ रुपए। और जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, और आपने वो पूरी 2006 की घटना भी बताई, जिसके बाद भुक्ती साहब को घेर के पहाड़ियों के बीच में मारा गया। और लेकिन मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, जो पाकिस्तान की एक आदत है, मैं जैसा क्रिकेट के बारे में बता रहा था, एक तो बलोच लोगों ने कहा, BLA ने कहा साफ तौर पर कि पाकिस्तान की जो सेना दावा कर रही है वो दावा बिल्कुल गलत है। इसके अलावा पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने किया ये कि जब ये घटना हुई तो इसमें अफगानिस्तान को तो सीधे तौर पर उन्होंने उंगली उठाई और ये कहा कि अफगानिस्तान से इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे, और अफगानिस्तान में तालिबान ही अभी काबिज है। और जिस समय तालिबान आ रहा था और जो वहां की चुनी हुई सरकार जा रही थी, तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुश था। पाकिस्तान
चीन के साथ मिलकर वो तमाम तालिबानी नेताओं को बुला बुला के मीटिंग कर रहा था और उसको लग रहा था कि अफगानिस्तान पर जो भारत का इन्फ्लुएंस है वो अब कम हो जाएगा और हमारा असर बढ़ेगा। लेकिन आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि वो अफगानिस्तान पर सीधे तौर पर उंगली उठा रहा है और टीटीपी को लेकर बार बार अफगानिस्तान को दोषी ठहराता है। इसी तरह भारत के बारे में उसने बात की, बलूचिस्तान को लेकर भारत का नाम भी लेता रहा है। तो भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने साफ तौर पर यह बयान जारी करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के किसी भी आरोप का खंडन करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का केंद्र है। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं और नाकामियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता रहता है। इससे बेहतर है कि वो खुद को देखे। मैंने अभी आईसीसी का जिक्र किया था, आप क्रिकेट टूर्नामेंट में भी आईसीसी के ऊपर सवाल उठाते हैं, भारत के ऊपर सवाल उठाते हैं। आप जो अपने लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, उनके संसाधनों को छीन रहे हैं, पाकिस्तान के आगे, पाकिस्तान जो है चीन के आगे बिक चुका है, उसकी आर्मी के अंदर भ्रष्टाचार की कहानियां सामने आती है, अपने बच्चों को मार रहे हो, अपनी महिलाओं को मार रहे हो। और जब वो लोग कोई कदम उठाते हैं जो कि गलत है, टेररिज्म किसी तरह से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो आप दूसरे देशों का नाम लेते हैं। आप कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान कर क्या रहा है सर, ये जरा समझाने की कोशिश कीजिए। और क्या तमाम लोग जो कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से वैसे ही निकल जाएगा जैसे बांग्लादेश निकल गया, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, मैंने पहले भी बताया कि वहां जो आर्मी का दबदबा है और आर्मी में पंजाबी मुसलमानों लोगों का दबदबा है, तो ये एक ऐसा फैक्टर है क्योंकि वहां एक तरह से जैसे एक शेर को खून का चस्का लग जाता है तो वो बार बार ग्रामीण क्षेत्रों में आने लगता है। उसको मानव का अगर खून का चस्का लग जाता है तो वो गांव में आता है, अटैक करता है मानव का। तो उसी तरह से वहां की आर्मी को चस्का लग गया है सिविलियन चीजों में दखल देने का, और इसीलिए वहां की जो पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसका कोई से नहीं रहता है, पीछे से आर्मी डिक्टेट करती है, यानी राज करती है आर्मी। तो आर्मी के सारे, अब तो बहुत सारी चीजें हैं, बताने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा क्योंकि आर्मी के बड़े बड़े जो लीडर ये हुए हैं, ऑफिसर्स हुए हैं, उनका फॉरेन कंट्रीज में अगर असेस किया जाए तो अरबों अरबों रुपया का संपत्ति, एक एक अफसर तो ऐसे हैं जो बाहर जाके आइलैंड तक खरीद लेते हैं, इतनी प्रॉपर्टी जमा कर लेते हैं। तो ये जो लूट खसोट की आदत है आर्मी की, इससे तो न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मैंने पहले भी बता दिया, उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, सिंध और पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा जिसका राजधानी पेशावर है, पश्तो पठान, वो लोग भी परेशान हैं, मुहाजिर लोग परेशान हैं जो भारत से गए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अब वहां जब तक आर्मी को, जैसे भारत का एक ये है कि यहाँ गवर्नमेंट के आदेश पर आर्मी चलती है, आर्मी के डिक्टेट करने से गवर्नमेंट नहीं चलती है, आर्मी का यहाँ कोई रोल नहीं होता है गवर्नमेंट चलाने में। तो उस तरह की जब तक सिस्टम पाकिस्तान में नहीं होगी, पाकिस्तान को कोई मतलब कोई नहीं संभाल सकता, खुदा नहीं उसको बचा सकता, खुदा नहीं आके उसको संभाल सकता, ये गारंटी है इस बात की, क्योंकि वहां सारी समस्याओं के जड़ में वहां की आर्मी है और उसकी तानाशाही मनोवृत्ति और लूट खसोट की प्रकृति। तो ये चीजें वहां सबसे बड़ी चीज है। तो ये चीजें हैं और इसीलिए जो बलूचिस्तान में असंतोष है, अन्य जगहों में असंतोष है, उसमें बलूचिस्तान का सबसे बड़ा असंतोष हम लोग तो कई बार कह चुके हैं कि वहां जो मिनरल्स का लूट खसोट पहले से ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रहा था, अभी उसमें चीन की सहभागिता हो गई और दोनों मिलकर उसका जो लूट खसोट कर रहे हैं उसको अनबियरेबल, एक तरह से असहनीय हो गया है बलोच लोगों के लिए। तो उसका विरोध लगातार उन लोगों का बढ़ते जा रहा है। अब रह गया कि पाकिस्तान अपनी इन, आपने बताया ही कि नाकामियों को छिपाने के लिए भारत पर ब्लेम लगा देना, उसको सबसे सॉफ्ट टारगेट भारत दिखता है, जबकि खुद वो आतंकवाद का नर्सरी है पाकिस्तान, इपिक सेंटर यानी केंद्र बिंदु है पूरे विश्व में। जो आतंकवाद है उसका अगर केंद्र धुरी है तो पाकिस्तान है, चाहे वो अमेरिका में 9/11 हुआ हो, चाहे मुंबई में 26/11 हुआ, चाहे कहां कहीं भी होता है आतंकवादी घटनाएं, लंदन में और भी कहीं कहीं, तो सब जगह का तार जुड़ा हुआ पाकिस्तान से मिलता है। तो जब पाकिस्तान ने खुद ही उसका
पाला पोसा, तो हिलरी क्लिंटन ने कहा ही कि आप अपने पिछवाड़े में सांप पालिएगा तो सबसे पहले आपको वो डसेगा। वही चीज पाकिस्तान में हो रहा है। तो सारा चीज को ब्लेम करने के लिए, चूंकि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वहां की आर्मी, वहां के एस्टेब्लिशमेंट को और कुछ सूझ नहीं रहा है, तो भारत पर ब्लेम लगाकर अपना काम करना। जबकि यहाँ स्थिति उल्टे है। अभी तो खैर 2014 से स्थितियां बदली हैं, नहीं तो दुनिया जानती है कि भारत में सबसे ज्यादा जाली नोट का जो इन्फ्लुक्स होता था वो पाकिस्तान करवाता था और पाकिस्तान के द्वारा होता था। जितना टेरर एक्टिविटीज होता था भारत के अंदर, चाहे पुणे में ब्लास्ट हो, दिल्ली में ब्लास्ट हो, मुंबई में ब्लास्ट हो, कहीं भी हो, उसमें पाकिस्तान का हाथ निकलता था। तो ये चीजें पाकिस्तान की है। तो इसीलिए, लेकिन अब वही है कि पाकिस्तान अपने आप को संभालने में असफल है, एक विफल जी राष्ट्र है जी सर, मैं आपसे बस एक दिन और इस मुद्दे पर हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ट्रंप से मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आया उसमें पाकिस्तान का नाम आया। लेकिन उसके बाद क्योंकि शायद अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत है, तो अभी हाल फिलहाल एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ट्रंप ने उनकी तारीफ की। दूसरी तरफ चाइना, चाइना को क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत है, ये सारा संसाधन वो चाहिए। अमेरिका की किसी और दिन आपसे बात करेंगे, लेकिन चलते चलते बस एक सवाल का मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि चीन तो कभी मानवाधिकारों की परवाह करता नहीं है। अपने यहाँ जिस तरह से वो वीगर मुसलमानों का दमन करता है, जिस तरह से उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिस तरह से वो ताइवान को आंखें दिखाता है, जिस तरह से वो अपने अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश हैं उनको निगलने की कोशिश करता है, जिस तरह से उसने कर्ज के जाल में श्रीलंका को फंसा लिया, और श्रीलंका में जो स्थिति, अराजक स्थिति हमने देखा, उसमें चाइना का हाथ था। तो मैं केवल आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने आप में एक बड़ा चतुर देश है, वहां का जो स्टैब्लिशमेंट है या उनकी जो गवर्नमेंट है वो भी स्टैब्लिशमेंट की मर्जी से ही बनती है, तो इस केस में कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है? चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है या पाकिस्तान चीन का इस्तेमाल कर रहा है? चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। चीन का इस्तेमाल पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता। चीन से पाकिस्तान को मिलता क्या है? बल्कि पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो मतलब एक तरह से कहिए कि अगर वो अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार आप सच को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, तो वो साफ साफ करते हैं, कहते हैं कि चीन के बजाय अगर भारत से उनके रिलेशन अच्छे हुए होते रहते, तो आज पाकिस्तान में विकास, डेवलपमेंट भी देखने को नजर आता, और पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजों पर भी बहुत नियंत्रित स्थिति देखने को मिलती। तो ये वहां का बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स का व्यूज है। तो चीन तो सिर्फ शोषण करता है, ये पूरी दुनिया जानती है, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे एशियन कंट्रीज हो, नेपाल हो, ये श्रीलंका हो, मालदीव हो। अभी मालदीव उसके चंगुल से निकल कर फिर भारत की तरफ देख रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए चीन कभी किसी के द्वारा इस्तेमाल हो जाए ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, चीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को, और चीन का ये है कि पाकिस्तान भारत को अपने साथ बॉर्डर पर उलझाए रहेगा, आतंकवादी घटनाओं के माध्यम से उलझाए रहेगा, तो भारत कभी चीन की बराबरी या चीन के आंख में आंख मिलाकर देखने की कोशिश या जरूरत नहीं करेगा। इस पॉलिसी पर चीन बहुत लंबे समय से चल रहा था। हालांकि कुछ वर्षों से भारत की स्थिति बदली है, और अब चीन की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उनके साथ आंख में आंख मिला के बात नहीं करें। ऐसी स्थिति अब नहीं रही। जी जी, लेकिन ये तो जरूर सब चाहेंगे कि पड़ोस में शांति हो, और कम से कम पाकिस्तान इस घटना से सबक ले। वैसे लगता नहीं कि कोई सबक लेगा, क्योंकि जो उसकी फितरत है, जो उसके स्टैब्लिशमेंट की फितरत है, और जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, चाहे सरकारें किसी की आए जाए, उनका वो रोना गाना चालू रहता है। वो अपने लोगों पर जुल्म करते हैं और दुनिया के सामने अपने आप को ही पीड़ित के तौर पर पेश करते हैं। सर, आपने हमें वक्त दिया, हमसे बात की इस अहम। एक पंक्ति और बोलूंगा। आपने जो बताया कि हम भारत जरूर चाहता है कि अपने अड़ोस पड़ोस में शांति हो और उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो, तो उस संदर्भ में सिर्फ एक पंक्ति बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो सिविलियन सरकार है उसके साथ जब भी हमने संबंध अच्छा करने की कोशिश की, और जब भी उनके साथ बातचीत हुआ और एक तय हुआ कि पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट को बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग एक दूसरे से जितने मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से दोस्ती बढ़ाएंगे, तो हम लोगों के संबंध और उत्तरोत्तर अच्छे होते जाएंगे। तब तक पाकिस्तानी सेना ने पीठ में छुरा मारने का काम किया। वाजपेयी जी बस लेकर गए तो कारगिल हो गया,
मुशर्रफ ने कारगिल में इंट्रूजन किया, और मोदी जी ने कोशिश किया तो उरी और पठानकोट हो गया। तो ये चीज जो है, उसके बाद मोदी जी ने ठान लिया कि अब हम डिफेंसिव ऑफेंस करेंगे, और उसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक हुआ। और इतना ही नहीं, इमरान खान ने तो वहां चेतावनी दे दिया था एक तरह से इनडायरेक्टली कि यदि वो, एक तरह से इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उनका एक मैसेज था वहां की आर्मी के लिए कि आगे एडवेंचर करोगे तो इंडिया बहुत बुरी तरह तुमको पीटेगा, घुस के मारेगा, बहुत कुछ करेगा, इसलिए अब जितना हुआ उस पर स्टॉप कर लो। और तब से हमको लगता है कि लगभग स्टॉप है। जी जी जी, बिल्कुल स्टॉप है। और जो रणनीति है, खासतौर पर ज्यादातर जो भारतीय लोग हैं वो उसी दिन शायद पाकिस्तान की बात करते हैं जिस दिन क्रिकेट मैच होता है, और हमने देखा कि भारत ने वहां भी एक अपनी रणनीति जो तैयार की है, सरकार के इशारे पे शायद की होगी, कि पाकिस्तान वहां भी अलग थलग हो गया। और पाकिस्तान का जो क्रिकेट है, जिसको एक तरीके से रिलीजन ही वहां के लोग मानते थे, वो क्रिकेट की पोजीशन भी गड्ढे में जा रही है। तो जैसा पाकिस्तान को तय करना है, वहां के स्टैब्लिशमेंट को तय करना है, वहां की सरकार को तय करना है कि आपको तरक्की के रास्ते में जाना है या गड्ढे में जाना है। क्योंकि अगर आप गड्ढे में गिरते रहे तो एक ना एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो गड्ढा ऊपर से बंद हो जाएगा और आप अंदर ही दबे रह जाएंगे और बाहर आने की जगह नहीं मिलेगी। तो हम तो क्योंकि एक अच्छे पड़ोसी के नाते दुआ ही कर सकते हैं कि वहां भी सब अच्छा हो, क्योंकि जो तस्वीरें आती हैं, वहां के लोगों की तस्वीरें आती हैं, उन्हें कम से कम अपनी सरकार और फौज के किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए। सर, आपने हमें वक्त दिया, हमसे बात की, आपका बहुत आभार, शुक्रिया। और अगली बार फिर आपसे किसी और मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सभी देखने वालों का भी आभार। नमस्कार।